अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद सलीम अब्बास कोलाची। पूछेंगे हम उनसे कि क्या कर रही है फैसलाबाद की इन्वेस्टिगेशन पुलिस, मुकदमात की तफ्तीश के अमल को बेहतर बनाने के लिए उनकी तरजीहात क्या हैं और फैसलाबाद पुलिस के सालाना मुकदमात की शरह क्या है। और भी बहुत से सवालात और इनके जवाब देंगे सलीम अब्बास कोलाची। बहुत शुक्रिया सलीम, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्या कर रही है इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद पुलिस? थैंक यू वेरी मच सर। जैसा आपको पता है कि फैसलाबाद एक मेट्रोपॉलिटन इट इज़ वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान, और उसी लिहाज से फिर पाकिस्तान का जब शहर बड़ा होता है तो उस लिहाज से क्राइम भी बड़ा है, और जब क्राइम ज़्यादा है तो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन चूँकि इन्वेस्टिगेशन विंग के ऊपर होती है, इन्वेस्टिगेशन साइड के ऊपर होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो लोड इन्वेस्टिगेशन का फैसलाबाद पुलिस पे रहता भी है। हाँ, अलबत्ता उस लोड के साथ साथ जो रूटीन है उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाने के लिए आरपीओ साहब के, आईजी साहब के विजन, आरपीओ साहब की अहकामात और सीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक जो है वो काफ़ी सारे ऐसे ट्रेनिंग्स जो है वो हम उनका इनेकाद करते हैं, जिसके अंदर हमारी बेसिकली जो कांस्टेबलरी है या हमारे अपर सबऑर्डिनेट्स हैं या जो हमारे अफसरान हैं उनकी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, और जो मॉडर्न चैलेंजेस आ रहे हैं क्राइम के लिहाज से उन मॉडर्न चैलेंजेस को मॉडर्न तरीक़ों के साथ ही कवर किया जा सके। अच्छा सिर्फ जी, सालाना मुकदमात की शरह क्या है? हमारे पास तकरीबन पिछले साल जो है हमारे पास 70,000 से ज़्यादा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 72,000 तकरीबन क्राइम जो है वो रजिस्टर हुआ। 72,000 मुकदमात की तफ्तीश के लिए कितने तफ्तीशी ऑफिसर हैं आपके पास? हमारे पास तफ्तीशी अफसरान तो तकरीबन 700 से लगभग हैं जो मुख्तलिफ थानों के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन की सेग्रीगेशन नहीं है, तो वही अफसरान जो है वो फील्ड में भी काम कर रहे होते हैं और वही अफसरान जो है वो साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में भी काम कर रहे हैं। 70,000 मुकदमात, 700 तफ्तीशी। जी, आप समझते हैं कि तादाद काफ़ी है? मैं समझता हूँ कि तादाद कम है, लेकिन विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज हम इसको कोप अप करने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अनथक मेहनत की वजह से और उसको हम कवर भी करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी नौयत के मुकदमात ज़्यादा हैं फैसलाबाद में जिनकी तफ्तीश के लिए आप समझते हैं कि अगर तफ्तीशियों की तादाद ज़्यादा हो तो वो मामला जो है वो बेहतर हो सकता है? जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि एक बड़ा सिटी है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ यहाँ पे लोगों के माली मामलात भी बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आपके पास जो है वो रॉबरी और डकैती के केसेस भी हैं, साथ साथ जो है वो माली मामलात के केसेस भी हैं, और साथ साथ यहाँ पे क्योंकि एक रीजन की एक हिस्ट्री है, लोगों की दुश्मनियाँ भी हैं, उसमें आपके पास कत्ल मुकादले के मामलात भी हैं, तो उन सारे केसेस को जो है वो फैसलाबाद पुलिस देख रही होती है। अच्छा, रिसोर्सेस यकीनन आपके पास मुकम्मल नहीं होंगे, तो कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के पास? कौन कौन सा टूल होना चाहिए कि जो है इन्वेस्टिगेशन का मियार थोड़ा सा बुलंद हो जाए? देखें, इन्वेस्टिगेशन के अभी तो सीएम साहिबा ने, आईजी साहब ने काफ़ी सारे जो है वो रिसोर्सेज जो हैं वो पंजाब पुलिस को अवेलेबल किए हैं, फैसलाबाद पुलिस को भी वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अगर आप बात करें वो एक इंटीग्रल चीज़ होती है, वो उसकी अवेलेबिलिटी रहे अगर आईओएस को, तो उसमें काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब के ऑफिस से वो हो भी रही होती है, और वो उनकी टॉप प्रायोरिटी में भी है। इसके साथ साथ जो आपकी मॉडर्न स्किल्स हैं, उन मॉडर्न स्किल्स की साथ साथ ट्रेनिंग चलती रहे, जो मॉडर्न स्किल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो साथ साथ चलती रहे, तो उसके लिए हमारे पास पीएफएसए है। हम पीएफएसए की जो है वो हर वीक में, हमारे रीजन में हर वीक में जो है वो ट्रेनिंग होती है हमारे तफ्तीशी अफसरान की, और हम इंश्योर करते हैं कि इन एवरी वीक जो है वो डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं वो उस ट्रेनिंग को वो करें ताकि हमारा क्राइम सीन प्रिजर्व रहे। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन तो क्राइम सीन से स्टार्ट होती है, और क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए अभी आईजी साहब ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने उनके अहकामात के मुताबिक अभी हर गाड़ी के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन किट्स और इन्वेस्टिगेशन क्या है उस किट के अंदर? उस इन्वेस्टिगेशन की उस बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ उसमें अंदर चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसकी। अगर आपका क्राइम सीन ही प्रिजर्व नहीं होता
तो आगे जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन को उस तरीके से वो नहीं कर सकते। उसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन टेप्स हैं, इन्वेस्टिगेशन कोन्स हैं, ट्रैफिक कोन्स हैं, ताकि और ग्लव्स हैं, ताकि सो दैट कि आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, कोई भी बंदा जो इन्वेस्टिगेशन पे जो 15 कॉल पे जा रहा है या किसी और इतला पा के वहाँ पर पहुँच रहा है, जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो क्राइम सीन को बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर कर सके। कहते हैं कि जुर्म निशान छोड़ता है, जुर्म बोलता है, बताता है कि मुझे करने वाला फलां है। तो क्या वजह है, क्यों मुकदमात पेंडिंग रह जाते हैं, मुल्ज़मान नहीं पकड़े जाते, अदम पता हो जाते हैं, तफ्तीश का अमल रुक जाता है? देखिए, जुर्म बिल्कुल अपना निशान छोड़ता है और कहीं ना कहीं पकड़ा भी जाता है, और अदम पता भी बेशक बाज़ औक़ात अदम पता भी केसेस होते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम की बात होती है कि बाज़ औक़ात जो है वो जल्दी जो है वो केसेस ट्रेस हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ टाइम लग जाता है। तो क्राइम छुपता नहीं है, ना ही बिल्कुल वो हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी जगह पर ट्रेस ज़रूर होता है। मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि कौन सी ऐसी कमी कोताही हैं जो सलीम समझता है कि अगर इस पे काम किया जाए तो वो बेहतर हो सकती हैं? मैं ये समझता हूँ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद के अगर जो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उस तरीके के साथ साथ जो है वो हम अपने तफ्तीशी अफसरान को साथ साथ ट्रेनिंग करते जाएँ, जिस तरीके से अभी ट्रेनिंग का आगाज़ हो भी चुका है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कर दिया है, तो काफ़ी जो है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा। जिस तरीके से अगर थोड़ा बहुत अगर अफसरान की जो है वो तफ्तीश के लिहाज से उनकी अवेलेबिलिटी या उनके जो नंबर जो है वो अगर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसके हिसाब से जो है वो साथ साथ जब अवेलेबिलिटी होती है तो फिर ज़्यादा तफ्तीश के ऊपर ज़्यादा तवज्जो। अच्छा सलीम, क्या आप समझते हैं कि महकमा पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन विंग को वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी वो मुस्तहिक है? वो अंदाज जो ऑपरेशन पुलिस के पास है, वो मुकाम वो जो रिसोर्सेज ऑपरेशन के पास हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को नहीं मिल सके, क्या समझते, क्या वजह है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई इशू है। उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक प्रेस्टिजियस ब्रांच ऑफ पुलिस है। हमारा तो कोर काम ही इन्वेस्टिगेशन है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर या बाकी जो आपके पुलिसिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं या आपके बाकी जो टास्क हैं पुलिसिंग के, वो साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन कोर काम जो है वो पुलिस का, वो तो अगर इन्वेस्टिगेशन कोर काम है पुलिस का, तो फिर इसको वसाइल की कमी का सामना क्यों है, इसे नफरी की कमी का सामना क्यों है, इसको तफ्तीशी अफसरान की कमी का सामना क्यों है? जबकि इसकी निस्बत अगर हम ऑपरेशन पुलिस को देखें तो वहाँ तादाद ठीक है। नहीं, आई थिंक दोनों साइडों पे बैलेंस है। बाज़ औक़ात ये है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं और बाकी कमिटमेंट्स पुलिस की बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो शायद हमें इस तरीके से फ़ील होता है कि, लेकिन ये है कि सीनियर ऑफिसर्स की या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तरफ भी उतनी ही तवज्जो होती है जितनी ही ऑपरेशन की तरफ है। आप क्या समझते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन को मौजूदा फ़ंड मिल रहा है वो मुकदमात की तफ्तीश के लिए काफ़ी है कि बच जाता है या अजाफी है? नहीं, बचता तो डेफिनेटली नहीं है। कम है कि ज़्यादा है? मज़ीद हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। कितना मज़ीद हो जाए, इस वक्त क्या है, मज़ीद कितना हो सकता है? देखें, इस टाइम पे अभी आईजी साहब ने और सीएम साहिबा ने इसकी रेशो बढ़ाई भी थी, कत्ल के केसेस की 1.5 लाख तक वो सीलिंग हुई थी, और इसके साथ साथ जो बाकी हेड्स हैं, जो बाकी एक कत्ल के अलावा जो बाकी हेड्स फिर रहते हैं जिसमें रॉबरी है, डकैती है, उसका अगर साथ साथ इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो और बेहतर होता जाएगा। तो कत्ल, डकैती और रॉबरी का तो मेरे ख्याल में 7,000 रुपया, तो आप समझते 7,000 में डाकू पकड़े जाते? नहीं, 7,000 नहीं है, इससे ज़्यादा है। मैं एग्जैक्टली फिगर आपको कोट कर दूंगा, लेकिन ये है कि मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत हो सकती है। पूरे पंजाब में मुकदमात सालाना की शरह जो है वो तकरीबन 5 लाख के करीब है। मैं पूरे पंजाब की बात, जी बिल्कुल, और पूरे पंजाब की इन्वेस्टिगेशन का बजट सिर्फ 38 करोड़ रुपया है। कुछ जमा तफरीक की समझ नहीं आती। आप क्या समझते हैं इसमें, फैसलाबाद को कहाँ देखते हैं आप इस जमा तफरीक में? मैं फैसलाबाद को एक ऐसी पोजीशन पे देखता हूँ हमेशा, फैसलाबाद या फैसलाबाद रीजन जो है, क्योंकि क्राइम हमारा हीनियस भी क्राइम है, हमारा क्राइम बहुत ज़्यादा भी है, तो हमारी तरफ जो है वो तवज्जो भी रहती है, और हम इसको फर्दर जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो आईजी साहब और सीएम साहब उनकी डायरेक्शन के मुताबिक इसको फर्दर इम्प्रूवमेंट भी चल रही है। अगर मैं आपसे ना क्राइम हेड की बात करता हूँ, कत्ल हुआ जी, मुल्ज़म आइडेंटिफाई हो गया भी ये मुल्ज़म है जी,
पकड़ा गया, जी तफ्तीश हुई, चालान अदालत चला गया, जेल चला गया। जी। जो ब्लाइंड मर्डर है उनकी शरह क्या है फैसलाबाद में, उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? इस साल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कितने ब्लाइंड मर्डर जो है उनको ट्रेस किया और उनके मुल्ज़मान को उनके मुंतकी अंजाम तक पहुँचा? मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं एज ऑफ टुडे, तो हमारे पास 5 ब्लाइंड मर्डर्स थे फैसलाबाद पुलिस की, जिसमें से अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक रह गया, 4 हमने ट्रेस कर लिए हैं। कहते हैं ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल। थोड़ा सा हमें बताएं किन पहलुओं पे आप तफ्तीश? काफ़ी मुश्किल तफ्तीश होती है ब्लाइंड मर्डर की, लेकिन अगर कोई मर्डर हो रहा है, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी कोई वजह होती है, तो अपना निशान कहीं ना कहीं छोड़ता है, तो उस दोनों निशान को आप कैसे पकड़ते हैं? उन निशानों को हम हमारे पास जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं कि किसी के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक लफ्ज़ जो है पुलिस के अंदर इस्तेमाल होता है कि वजह इनाद क्या है, कि आखिर ये क्यों हुआ, अगर कोई कत्ल हुआ तो उसका बेनिफिशरी कौन है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, कि कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, किसी के साथ कोई रंजिश, कोई पुरानी ऐसी चीज़, कोई ज़ाती दुश्मनी, कोई इनकी कोई और चीज़, और मसले मसाइल तो ज़िंदगी के अंदर नहीं चल रहे थे जो कि कत्ल का सबब बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मलूज़ ये जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं इनके पीछे जो मुहर्रकात होते हैं, जी, ज़्यादातर कौन से मुहर्रकात होते हैं? ब्लाइंड मर्डर्स के पीछे ज़्यादातर ऑनर किलिंग के भी केसेस आ सकते हैं। इनके पीछे जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी दुश्मनियाँ भी होती हैं। जैसे आपने देखा शूटर्स का कंसेप्ट है कि लोग जो है वो ख़ुद वो नहीं करते और शूटर्स के थ्रू करवा लेते हैं, मतलब वो एक इस तरह की वजूहात हैं। आपके पास बेसिक अगर आप उसमें वो करें तो ऑनर किलिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और पुरानी दुश्मनियाँ। आप सीनियर पुलिस ऑफिसर, आपने मुख्तलिफ अजला की कमांड भी की है, मुख्तलिफ सूबों में भी अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, बताइएगा कि ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? किन पहलुओं पर मुआशरे को आगे चलना चाहिए और पुलिस को भी आगे आके अपना किरदार अदा करना चाहिए? कौन से केसेस हैं? ब्लाइंड मर्डर, ये जो ऑनर किलिंग्स होगी या लेन देन घर की जो। जी देखें, एक इंसान का कत्ल जो है वो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर हम इस चीज़ को जहन में रखें, हम सारे मुसलमान हैं, या एज ए इंसान भी आप किसी को कोई इतनी वजह नहीं हो सकती कि आप किसी को कत्ल कर दें। उसके लिए हमारे पास, अगर आप किसी के मसले मसाइल हैं तो उसके लिए रिलेटिव फोरम हमेशा मौजूद हैं। हम बिल्कुल कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले सकते। फैसलाबाद में डकैती, रॉबरी के मुकदमात की शरह क्या है? फैसलाबाद में रॉबरी और डकैती के मुकदमात के अंदर पुलिस ने भी और सीसीडी ने भी बहुत काम किया है। पुलिस ने कितना काम किया? पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आप इस टाइम पे बात करें 2026 की बात करें तो हम तकरीबन 29 गैंग्स जो हैं रॉबरी और डकैती के, उनको जो है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सलीम कोलाची से। पूछेंगे हम उनसे कि डकैती और चोरी और रॉबरी में कौन कौन सी दफ़ात का इस्तेमाल होता है और उनकी सज़ा क्या है, और क्यों उनकी तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम रह जाता है कि उसमें पकड़े जाने मुलज़म जो हैं वो जल्द रिहा हो जाते हैं। क्या ऐसा रह जाता है तफ्तीश में कोई सुकम कि आप इधर से डकैती, रॉबरी या चोरी के मुलज़म को पकड़ते हैं और उधर वो बाहर आ जाता है? अच्छा, बेसिकली इसमें कुछ तफ्तीश के अंदर मसले मसाइल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड्स पे जब हम उनको बचाते हैं तो आइडेंटिफिकेशन परेड्स प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, उसमें जो है वो रिट्रैक्शन हो जाती है, या प्रोसिक्यूशन जब प्रोसिक्यूशन चल रही होती है तो सफ़ा मिसल पे बाज़ औक़ात छोटे मोटे लेकुनाज रह जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्यों रह जाते हैं सर? वो ये है कि मतलब एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिकवरीज़ का भी और उनको प्रोसिक्यूट करवाने का भी हमारी हद्दुल इम्कान की कोशिश होती है, और साथ साथ जो SDPOs हैं, SPs हैं, या प्रोसिक्यूशन है इवन, उनकी तरफ से ये कोशिश होती है कि ये जो छोटे मोटे लेकुनाज हैं और वो लेकुनाज ना रहें, और उनकी वजह से जो है वो बहुत बड़ी जो बाज़ औक़ात जो है वो जिनको जो मुलज़िम हैं उनको सज़ा मिलनी होती है और वो सज़ा नहीं मिल पाती।
तो उन लैकुनास को कवर करने के लिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी हम वो करते हैं, इनका प्रोसिक्यूशन भी होती है, इनके साथ प्रोसिक्यूशन के साथ जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन भी साथ साथ चलती रहती है। साथ साथ जो है प्रोसिक्यूशन के साथ जो हमारी म्यूचुअल वर्कशॉप्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड वर्कशॉप्स वो भी चलती हैं, ताकि ये जो लैकुनास हैं इनकी ट्रेनिंग है बेसिकली, कि ये ट्रेनिंग की वजह से जो है वो कोई ऐसा मसला ना रहे जो हमारी तरबियत की वजह से जो है वो अगर किसी को फ़ायदा मिले। सलीम अब्बास और उसकी टीम जान जोखों में डालकर एक डाकू को पकड़ते हैं जी, एक गैंग पकड़ते हैं जो कि लोगों को लूटता है। तफ्तीश होती है, उससे रिकवरी होती है, बरामदगी होती है, इंकशाफात होते हैं, आप उसको जेल में भेज देते हैं। अब जो उन केस का मुद्दई है वो अपनी रिकवरी लेके विड्रा हो जाता है। तो इस सूरत हाल में आप कहाँ खड़े हैं, आपकी तफ्तीश कहाँ पे है? देखिए हम तो फिर अपनी तरफ से तफ्तीश हमने पूरी की, लेकिन अगर जो है वो मुद्दई रिट्रैक्ट कर जाता है अगेन, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये फिर एक प्रॉब्लम बन जाती है कि जो प्रोसिक्यूशन है केसेस की, या जो अगर हमने मुल्ज़मान की कन्विक्शन की तरफ जाना है वो भी नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? बाज़ वक़्त शायद जुडिशल प्रोसेस या हमारा जो एक प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस है, शायद हम जो है वो उसमें से गुज़रते गुज़रते बाज़ वक़्त या पुलिस के सिस्टम में से गुज़रते गुज़रते उनको शायद ये लगता हो, क्योंकि इजी वे आउट है, मतलब अगर उसको उसकी रिकवरी मिल गई है, उनको मुद्दई को किसी भी साहब को उनकी रिकवरी मिल गई है, तो वो डेफिनेटली ये नहीं लेकिन जब तक उसके मुल्ज़िम नहीं पकड़े जाते, जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती, तब तक वो वाह वैला मचाता है, कहता पुलिस ने कमी है, पुलिस कर कुछ नहीं रही, जंगल का कानून। तो जब पुलिस सब कुछ कर लेती है तो उसके बाद वो विड्रा कर जाता है, तो इस पे कानून क्या कहता है? उनको तो शायद अपनी इजी जो रिकवरी है वो वांटेड होती है ना, हर बंदे को शायद अगर वो है, तो अगर उनको अगर उनके पैसे मिल गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये ख़तरनाक डकैत या क्रिमिनल्स की रिहाई का एक बड़ा सबब ये भी है, जल्द रिहाई? मैं सकता हूँ कि एक बड़ी वजह है। तो इसको आपने किया नहीं कि यार मैं इसको इस मामले में भी देखूँ, क्योंकि आप नहीं, हम कोशिश करते हैं कि जो है वो उनको काउंसल करें मुद्दईयान को, और उनको कन्विंस करें, और बाज़ औक़ात हमारे साथ कन्विंस हो भी जाते हैं, बाज़ औक़ात रिट्रैक्ट नहीं भी होते, और काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें रिट्रैक्ट नहीं भी होते, तो उससे बड़ा फ़ायदा भी होता है। अवाम हमारे साथ ठहरती है, हम उनको ये समझाते हैं कि अगर आपकी तरफ से एक मुल्ज़िम अगर एक हो जाएगा, बरी हो जाएगा, या उसको फ़ायदा मिल जाएगा, तो हो सकता है कि वो जो है वो बाकी अवाम के बाकी लोगों का भी नुकसान करेगा। अच्छा, एक बंदे के साथ 392 की वारदात हुई, लेकिन SHO साहब ने मामलेत को गोलमोल करके 379 का पर्चा दे दिया जी। अब वो मुल्ज़म पकड़ा गया, इंकशाफ हुआ, तफ्तीश में उसने बताया कि मैंने फ़लाँ बंदे के साथ वारदात की थी। जी, वारदात 392 कहती है, जी, जी, लेकिन दफ़ा जो है वो 379 है। जी। तो इस सूरत हाल में तफ्तीश क्या कहती है? इसमें ये तो है, ये तो एक सीरियस डिसिप्लिनरी चार्ज भी है, SHO के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होती है, जो भी उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, और साथ साथ 392 की हम आज़ादी करके जो उनका ये दफ़ात का हेर फेर क्यों होता है? फिगर फजिंग के लिए किसी टाइम में होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। अभी तो मतलब देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के सारी FIRs जो हैं वो रजिस्टर होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, 392 अगर कोई इस तरह का केस सामने भी आ जाए तो उसका हम जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा, मुझे ये बता दें, 392, 393, 94 और 95 क्या है, इनकी सज़ा कितनी है कानून में? देखें, 392 जो है वो सिंपल आपकी एक रॉबरी है, जिसमें आपके 5 से कम बंदे होते हैं। 5 से कम? अच्छा, ठीक है। फिर 394 अगर उसके तो उसको डकैती क्यों कहा जाता है? उसके अंदर कोई इंजरी हो जाए तो फिर वो अगर कोई डकैती, इस वजह से 395 जब होगी तो फिर वो डकैती की तरफ नहीं, 395 तो डकैती है, 392 को रॉबरी की बजाय डकैती क्यों कहा जाता है? नहीं, 395 को तो रॉबरी ही कहा जाता है। नहीं, 392 राहज़नी हम कहते हैं उसको, राहज़नी क्या है? राहज़नी। 395 की डकैती, और फिर 392 के अंदर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो 394 में बन जाती है, और फिर अगर 395 के अंदर कोई इंजरी हो जाती है तो वो 397 बन जाती है। 397। तो कानून इस पे क्या कहता है, कितनी सज़ा है इसकी पाकिस्तान पिनल कोड में? पाकिस्तान पिनल कोड में 392 की सज़ा जो है वो थोड़ी क्योंकि क्वांटम मैट्रिक्स में कम आ जाती है, फिर 395 की उससे ज़्यादा है, और 397 की, और फिर 394 की। 392 की सज़ा के लिहाज से 394 को रिस्पॉन्ड कर रही है, और 395 के लिहाज से 397। आप नहीं समझते कि अगर तफ्तीश का अमल बेहतर हो जाए,
लोग जिनके साथ वारदातें हुई हैं वो पुलिस के साथ तफ्तीश में ताउन करें तो ऐसे क्रिमिनल जो है वो जल्द बाहर नहीं आ सकेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस के साथ तामुन रहे और इट इज़ अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफ़ी सारा जो है वो फ़र्क पड़ सकता है कमीशन रेट। तो इसमें ये भी तो है ना कि तफ्तीश का अमल जो है वो भी कोई इतना फ्रूटफुल ही नहीं होता। अभी जिस एक तो बेचारा पहले लुट गया, फिर आगे उसको तफ्तीश ही नहीं मिल रहा, वो चक्कर पे चक्कर सिफारिशें ढूंढ रहा है, वो कहता है अभी जान छोड़ो मेरी। मैं इसमें तो काफ़ी सारी जो है वो रिफॉर्म्स हो चुकी हैं अभी, और काफ़ी सारा क्या मसलन देखें आप का जो भी केस रजिस्टर होता है आपसे आपका तफ्तीशी खुद बराब्ते में इन कोऑर्डिनेशन होता है और वो आपके केस को आगे लेके चल भी रहा होता है, आपको मरला जो है वो उस पर गाइड भी किया जाता है। इसी तरह सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से जो है वो उनके पास काफ़ी सारे फोरम्स भी मौजूद हैं जिस पर वो शिकायत कर सकते हैं, सुनवाई हो सकती है। कुली कचहरियों का फोरम है 1787 है, इसके अलावा बाकी सारे CM कंप्लेंट सेल है जहाँ पे वो अपनी शिकायत भी कर सकते हैं और कोई इस तरह का इशू बने तो उसको हम अजाला भी करते हैं। अच्छा इसलिए देखो, एक शख्स की मोटरसाइकिल चोरी हुई, जी सर, मोटरसाइकिल चोरी हुई उसकी आज 3:20 पे, तो उसकी FIR कम से कम 2 दिन के बाद दी जाती है। 2 दिन में तो मोटरसाइकिल कहीं की कहीं चली जाती है। नहीं सर, जो चोरी की हैं बरखिलाफ माल, उनकी बिल्कुल एक टाइम लाइन है, उनका जो है वो 7 से 8 घंटे के अंदर जो है वो FIR रजिस्टर हो जाती है। नहीं तो वो 7 से 8 घंटे के बाद ही तफ्तीश का अमल शुरू होगा ना, वो चाहे आप करें या AVLS वाले करें जी। उससे पहले तो आप तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन अगर आप प्रॉपर्ली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहें इन स्ट्रिक्ट सेंस, वो तो डेफिनेटली FIR के बाद क्या ये बेहतर ना हो कि उधर जुर्म सरजद हो और उधर ऑपरेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन भी हरकत में आ जाए? बिल्कुल उसी टाइम पे ही हरकत में आती है। जैसे ही आपकी 15 की कॉल होती है तो वही जो तफ्तीशी अफसरान आपके थाने के अंदर मौजूद होते हैं उन्हीं में से कोई रिस्पॉन्ड कर रहा होता है या आपकी डॉल्फिन रिस्पॉन्ड करती है, तो बेसिकली तो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर इनफॉर्मल प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मल प्रोसेस की आप बात करें तो वो डेफिनेटली एक तफ्तीशी और ये 8 घंटे का एक मैक्सिमम टाइम है। अच्छा, एक FIR उससे पहले हो जाती है। नन्ही सी जान है उसकी, कत्ल की तफ्तीश भी उसने करनी है, कार मोटरसाइकिल चोरी की भी उसने करनी है, 489F की भी उसी ने करनी है, 506 की उसने करनी है, डकैती, रॉबरी, राजनी, नकबजनी की भी, सरकायाम की भी उसी ने करनी है। तो क्या ये बेहतर ना हो कि इसके लिए कुछ डेडिकेट यूनिट जो है वो भी बन जाए, जैसे CCD आपने बनाया संगीन जराइम के हवाले से? कुछ यूनिट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है हमारे पास, वो एग्जिस्ट करता है। इस तरह NIU है नारकोटिक्स के लिए, हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे RP साहब का बहुत बड़ा फोकस भी है ड्रग्स के ऊपर, उनकी कन्विक्शन और उनकी प्रोसिक्यूशन के भी ऊपर भी। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑर्गेनाइज यूनिट्स हैं जो रिलेटेड टू जेंडर हैं, SSOIU है, वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है और उनके अंदर जो तफ्तीशी अफसरान हैं जिनके जो बच्चों से रिलेटेड केसेस हैं या ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं उनको देखते हैं, उनके लिए वो डेडिकेटेड भी हैं। और बाकी जो है वो एक जनरल जो क्राइम है वो जनरल क्राइम को सारे मिलकर देखते हैं। फैसलाबाद के खित्ते को जराइम के हवाले से एग्रेसिव क्यों कहा जाता है? आप SSP इन्वेस्टिगेशन है, आपने यहाँ बेशतर मुकदमात की तफ्तीश की भी है, देखी भी है, क्या समझते हैं इस खित्ते को एग्रेसिव क्यों कहा जाता है? हो सकता है कि जो मेरा अभी तक यहाँ पे वो है कि क्योंकि एक वायलेंस, एक ज़ाती दुश्मनियाँ और इस तरह के वायलेंस का कल्चर शायद है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है रिफ्लेक्ट भी होता है। नहीं, लोगों की दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो वो आपको हर तरह के क्राइम के अंदर फिर रिफ्लेक्ट भी होती हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे इश्तिहारियों की भी आमाजगा होगी फिर, अगर इस हद तक यहाँ पे डेरादारी है, दुश्मनदारियाँ हैं, तो लोगों के डेरे पे तो फिर रस्सागीर और नहीं, इस तरह से तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये हो तो फिर तो बिल्कुल जो इख्तियारी हैं उनको गिरफ्तारी का फिक्र ही बिल्कुल सिफर में हो, या उस पर फिर वो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मसला भी बनता है डेफिनेटली। उसके लिए तो पुलिस बिल्कुल जो कैटेगरी A और कैटेगरी B के POs हैं फैसलाबाद पुलिस में, क्या कारकर्दगी रही है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ? हम बिल्कुल कैटेगरी A और कैटेगरी जो B के POs हैं, अगर हम सिर्फ जनवरी की बात करें तो हमने टोटल तकरीबन 600 POs हमने पकड़े हैं। 600 POs कैटेगरी A कैटेगरी B मिला। पेंडिंग कितने? पेंडिंग हमारे पास होंगे तकरीबन 40,000 के करीब। अच्छा, किसी नहीं, वो तो मुझे भी पता है, किसी भी संगीन जुर्म को देखें सलीम, तो उसमें इनलीगल वेपन हमें नज़र आता है, जिसको हम 13-20-65 कहते हैं जी, या 16-20-65 कहते हैं। ये
क्या है, कहाँ से आता है ये वेपन, 13-20-65 की सज़ा क्या है, कानून इस बारे में क्या कहता है? अमूमन तो देखने में आता है कि एक बंदा पुलिस ने पकड़ा, उससे वेपन बरामद हुआ, 13-20-65 की FIR लॉन्च हुई, वो सुबह अदालत में गया, जुर्माना करवाया, घर वापस आ गया। इतनी आसानी से वेपन कहाँ से नहीं, देखें मार्केट के अंदर या जो पुलिस तो अपने हिसाब से वो काम कर रही होती है, लेकिन ये है कि वेपन्स का जिस इलाकों में कल्चर होता है वहाँ पे डेफिनेटली वेपन्स का फ्लो भी होता है। तो जो क्राइम से रिलेटेड आप ये 13-20-65 का जो पर्चा है या क्राइम्स के रिलेटेड अगेंस्ट आर्म्स का जो इलीगल आर्म्स है उनकी पोजेशन का जो पर्चा है, उसके अंदर जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट वो है और काफ़ी उसके अंदर सज़ाएँ भी मिलती हैं और काफ़ी सारे लोग जो है वो उसके अंदर सज़ा या होते भी हैं। लेकिन डेफिनेटली अभी अगर इनकी तरसील की बात करें तो उसके डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, कुछ दूसरे सूबों से भी आ रही होती हैं। कैसे आ जाती हैं? अगर हम उसको ट्रैक बैक करें तो कुछ अगर सोर्सेज हम उसको कहें तो कुछ तो ये जो लॉरीज़ हैं या हमारे पास जो बसेज आ रही होती हैं बाज़-औक़ात उनके थ्रू होते हैं, बाज़-औक़ात पर्सनल कैरियर्स भी होते हैं जो पर्सनल कैरियर्स पहुंचाते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ सिलसिला शुरू करते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद के साथ। अच्छा सर, इनलीगल वेपन की तरसील के हवाले से बात हो रही थी, तो इसकी रोकथाम के लिए फैसलाबाद पुलिस ने क्या किया है? क्योंकि अगर हम संगीन जराइम देखें जी, 100 वाक़यात अगर संगीन जराइम के हों तो 95 के करीब वाक़यात में इनलीगल वेपन इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके लिए एक तो रिवायती तरीक़ाकार है कि आपने रिवायती तरीक़ाकार के साथ मतलब आपकी नाकाबंदियाँ हैं या आपकी वैसी एक प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन चल रही होती है। साथ साथ हमने इसमें जो RPO साहब हैं और CPO साहब साहबज़ादा बिलाल उमर साहब, इनकी उसमें हम जिस तरीके से अगर आपने सुना होगा कि ड्रग्स की लोग बैक ट्रैकिंग करते हैं, ड्रग्स की पुलिस बैक ट्रैकिंग करती है कि कहाँ से लाया, कहाँ देता था, किसको देता था, कैसे देता था, इसी तरीके से हम वेपन्स की भी करते हैं। हम सारे जो भी वेपन हमारे पास रिकवर होता है उसका जो जिस बंदे के पास से रिकवर होता है उसकी हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उससे कुछ लोग हमें मिले जो बैक ट्रैकिंग का काम करते करते जो ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन करते हैं और वो फिर हमें हमारी एक जनरल नो हाउ जो है अबाउट दी सप्लाई ऑफ द वेपन्स उसमें भी काफ़ी। ये वैसे वेपन आता कहाँ से है? सादा मासूम सा सवाल है मेरा। देखें, वेपन्स का मैंने आपको बताया है कि कुछ यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है वेपन्स की, ठीक है। लोकल बनते हैं वेपन? लोकल यहाँ पे तो ऐसा कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं है कि लोकल वेपन बन रहे हों, लेकिन बाकी इलाकों से आते हैं। कैसे आ जाते हैं? बसेस के थ्रू आ सकते हैं या हमारे पर्सनल कैरियर्स होते हैं वो लेके आ जाते हैं। तो ये जो आपके नाका हैं, आपकी इतनी पेट्रोलिंग फोर्सेस हैं जी, आपकी डॉल्फिन है, पीरू है, रिस्पांस यूनिट है, ये नहीं चेक करते हैं? साथ साथ रिकवरीज तो हो रही होती हैं, साथ साथ रिकवरीज तो हो रही होती हैं। फैसलाबाद पुलिस ने इस साल कितने इलीगल वेपन पकड़े? एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको इस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा, लेकिन ऑन डेली बेसिस अगर हम बात करें तो डेली बेसिस हमारे पास FIRs जो हैं वो रजिस्टर हो रही होती हैं इलीगल वेपन्स की। हमारे पास जितने गैंग्स पकड़े जा रहे होते हैं उनके साथ इलीगल वेपन्स हैं, जो जुर्म हमारे पास यहाँ पे हीनियस ऑफेंसेस हो रहे थे उनके साथ इलीगल वेपन्स जो हैं वो रिकवर हो रहे थे। आप नहीं समझते कि अगर इन वेपन्स लाने वालों की, बेचने वालों की मौसर तफ्तीश की जाए तो बड़े रैकेट जो है वो सामने आ सकते हैं? मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हम फैसलाबाद पुलिस ने ये प्रोसीजर भी स्टार्ट किया है कि हम इसको अभी बैक ट्रैक करते हैं कि बैक ट्रैकिंग के प्रोसेस से इनको इन्फोर्स किया जाए कि बैक ट्रैकिंग से आखिर कौन से वो लोग हैं जो इस वेपन की सप्लाई के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। हम इस लाइंस के ऊपर काम करते हैं। सेम ये वो सेम लाइंस है जिससे आप ड्रग्स के अगेंस्ट काम करते हैं। अच्छा सलीम, डकैती, रॉबरी और अटैम्प्ट, रॉबरी विद अटैम्प्ट जो होती है, डकैती मज़ामत जिसे हम कहते हैं, इसमें अमूमन देखने में आ रहा है, एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि इसमें ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो हल्की सी ससराहट पे फायर मार देते हैं। जी, तो फैसलाबाद में ऐसी वारदात की शरह क्या है? और मंशियात बिलखसूस आइस जो एक नया मौजी नशा सामने आया, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अब तक क्या कारनामा सरहा अंजाम दिया? ड्रग्स के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो हमारे RPO साहब सुहेल सुखेरा साहब और साहबज़ादा बिलाल उमर साहब
इन्होंने जितना फैसलाबाद पुलिस ने या फैसलाबाद रीजन ने ड्रग्स के ऊपर काम किया होगा, तो आपने भी शायद उसके इफ़ेक्ट सुने होंगे, और डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है ड्रग्स के ऊपर। कोई ऐसा ड्रग पेडलर नहीं होगा जो अभी इस टाइम पे हमारे पास फैसलाबाद पुलिस के अंदर एक्टिव, फैसलाबाद के अंदर एक्टिव हो। अगर कोई हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो ज़रूर काम करते हैं। एक तो इनके ख़िलाफ़ ये काम करने वाली बात होगी। दूसरा ये है कि जो ड्रग्स हैं उनका डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, जैसा आपने आइस का कहा है। आइस की अभी एक जो आइस इस्तेमाल करने वाला होता है उसकी एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पर्सनैलिटी में डेवलप होती हैं कि एट दी वन साइड ऑफ इट ही इज़ कन्फ्यूज्ड एज वेल, और दूसरी साइड पे वो एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो बल्कि बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर जहाँ पे उनको हल्की सी मुज़ाहमत सामने आती है तो वो अपनी एग्रेशन जो है वो आइस वाली वो डिस्प्ले होती है, और वो लोग जो हैं वो लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा असलीम, मुकदमात की तफ्तीश को बेहतर बनाने के लिए वसीयत SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद आप कौन कौन से नए कोर्सेज करवा रहे हैं, क्या नई तरजीहात को लेके आ रहे हैं? हम इनके जो रेगुलर इंटरेक्शन है प्रोसिक्यूशन के साथ, हम इनका रेगुलर इंटरेक्शन करवाते हैं हमारे अपने ऑफिसर्स का, सो दैट कि प्रोसिक्यूशन को जो मसले मसाइल पेश आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केसेस, उनकी जो हमारी तरफ से अगर कोई केस फाइल के अंदर कमी पेशी रह जाती है या हमारे पास केस फाइल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी हम जो है वो आगे उनके थ्रू हम अपने ऑफिसर्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मसले मसाइल हैं जो अगर हमारे नहीं होंगे उसके ऊपर तो उनका जो है वो एक अच्छा जो है वो रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। दूसरा जो है वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है कि अगर किसी ने जानबूझ के ऊपर कोई केस फाइल के ऊपर कोई लैकुना छोड़ा है या केस फाइल के साथ कोई मसले मसाइल पैदा करने की कोशिश की हैं तो डेफिनेटली उनको सज़ाएँ भी मिल सकें। तीसरा जो है वो हम इनके साथ, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही क्राइम सीन से होती है, तो इसमें RP साहब की डायरेक्शंस भी, CP साहब की भी, हम फैसलाबाद पुलिस को PFSA के थ्रू जो है वो इनकी वीकली ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, सो दैट कि हमारा क्राइम सीन अगर प्रिजर्व रहेगा तो हमारे आगे जो है वो। क्या आप फैसलाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के तफ्तीशी मेयार से मुतमिन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। कितने फीसद? और 70 to 80%। बाकी गुंजाइश जो है वो हर जगह होती है इम्प्रूवमेंट की, और हमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करनी भी चाहिए, और उसके लिए हम इम्प्रूव कर भी रहे हैं। और जो बाकी 20 से 30% है वो कब तक हो जाएगी? वो इंशाल्लाह हम वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि विद एवरी पासिंग डे वी आर इम्प्रूविंग, और कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करती है और आगे जो है वो जाने की उसके अंदर जो है वो ख्वाहिश भी होती है और काविश भी होती है। हमारे अंदर ख्वाहिश भी है और हम काविश भी कर रहे हैं कि हम हर आने वाले दिन के साथ इम्प्रूव करें। इन्वेस्टिगेशन पुलिस में करप्शन की शिकायत की शरह क्या है? करप्शन की शिकायत आती हैं, और मतलब आप उसको इस तरीके से तो रोज़ाना कितनी आती है? रोज़ाना पे नहीं होता डेफिनेटली, बाज़ औक़ात किसी दिन ज़्यादा फॉर एग्जांपल आ जाता है। चले एक माह की शरह बता दें। एक माह में 25 से 30। 25 से 30। उन शिकायत वो तो पर डे शिकायत का आप क्या हाल करते हैं? उन शिकायत का प्रॉपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हम स्टार्ट करते हैं, हम उनकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज करते हैं। कितने करप्ट तफ्तीशी अफसरान सलीम के हत्थे चढ़े? काफ़ी आए, उनको काफ़ी को सज़ाएँ भी मिली, कुछ उसमें से नौकरी में से बर्खास्त भी हो गए, और कुछ के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल भी रही हैं, अभी चल रही हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं करप्शन की वजह क्या होती है? देखिए, तमन्ना नफसानी जो है वो तो हर काफ़ी सारे लोग जो है इतने सारे वसाइल दे दिए, तनख्वाहें बढ़ गई, सहूलतें दे दी, फिर उसके बाद भी अगर ऐसी शिकायत हैं, वो इंसान की अपनी अगर कोई वो है जिसको वो डिपार्टमेंट उसकी अपनी ख्वाहिशात को वो डिपार्टमेंट की इज़्ज़त के ऊपर, रेपुटेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा तरजीह दे रहा है, तो उसको फिर उस हिसाब से ये शिकायत भी आती हैं और उनको उस हिसाब से देखा भी जाता है। करप्शन के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या तरजीहात है, किस तरह काम कर रहे हैं? इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है। आप क्या कर रहे हैं? मैकेनिज़्म तो है, मैं अगर आपके पास आ गया हूँ, दरख्वास्त लेके आ गया हूँ कि जी मेरे साथ फलां मुद्दे ने ज़्यादती की है, मुझसे पैसे ले लिए, मैं बिल्कुल उसकी इंक्वायरी करूँगा ताकि पुलिस अफसरान के साथ भी ज़्यादती ना हो। अगर किसी ने कोई झूठी एप्लीकेशन दी है तो वो भी दूध का दूध पानी। चलें ये एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, इसमें सच्ची कितनी आती है आपके पास, झूठी कितने फ़ीसद होती हैं? अगर हम इसको वो करें तो 50-50% पे चल। क्या वजह क्या होती है ऐसी
शिकायत करने की? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी तफ्तीशी अफसर ने, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किसी का पूरा एक केस, किसी के पूरे के केस का फ्यूचर जो है वो एक आईओ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात आईओ की तफ्तीश के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर कोई इससे सेटिस्फाई नहीं होता है बाज़ औक़ात कुछ लोग, तो ऐसे लोगों की शरह आल्दू कम है, लेकिन फिर वो दे रिजॉर्ट टू सच काइंड ऑफ फॉल्स एप्लीकेशंस, वो भी सामने आती हैं, उनको फिर हम अकॉर्डिंगली डील कर लेते हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद सलीम कोलाची क्या कहेंगे अपने पैगाम में फैसलाबाद की आवाम को? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन टीम फैसलाबाद, ऑपरेशंस टीम, सीपीओ साहब, आरपीओ साहब, हम सारे जो है वो दिन रात एक करके आप सबकी हिफाजत की खातिर और इस खातिर कि आप जो है वो चैन से अपनी ज़िंदगी बसर करें, हम सारे कोशिश करते हैं। तो आपके तामुन की हमेशा जो है वो हमें हमेशा ज़रूरत रहती है, तो आपका तामुन रहेगा तो हम अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। बातें सुनी आपने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद सलीम कोलाची की। उनका कहना है कि जुर्म के ख़ात्मे के लिए आवाम का ताउन ज़रूरी है। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।